चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जो एक नहीं बल्कि दो जिंदगियां जी रहा था। ये कहानी किसी भी जासूसी फिल्म से कहीं ज्यादा हैरत अंगेज है। ये कहानी है भारत के सबसे महान जासूसों में से एक की। एक तरफ वो थे रविंद्र कौशिक, भारत के राजस्थान से आने वाले एक कमाल के थिएटर आर्टिस्ट, और दूसरी तरफ वही इंसान था मेजर नबी अहमद शाकिर, पाकिस्तानी फौज का एक इज्जतदार अफसर। सोचिए, एक ही आदमी, दो बिल्कुल अलग पहचाने, और वो भी दो दुश्मन देशों में। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? कैसे एक भारतीय कलाकार दुश्मन देश की सेना में इतने बड़े पद तक पहुंच गया? ये अविश्वसनीय कहानी शुरू होती है एक थिएटर के स्टेज से, जहां एक नौजवान कलाकार के टैलेंट ने भारतीय खुफिया एजेंसियों का ध्यान अपनी ओर खींचा और उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। बात है 1971 के युद्ध के बाद की। भारत को पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे डीप कवर एजेंट की सख्त जरूरत थी जो उनके इरादों की खबर दे सके, और ये तलाश उन्हें ले गई श्री गंगानगर के रविंद्र कौशिक के पास। 1973 में लखनऊ में एक प्ले के दौरान रॉ के अफसरों ने उनकी एक्टिंग देखी। वो जब स्टेज पर रोते थे तो उनके आंसू असली होते थे। बस रॉ को अपना आदमी मिल गया था। इसके बाद शुरू हुई 2 साल की जबरदस्त ट्रेनिंग। रविंद्र कौशिक के वजूद को मिटा दिया गया और एक नई पहचान बनाई गई, नबी अहमद शाकिर। उन्हें उर्दू सिखाई गई, कुरान पढ़ाया गया और यहां तक कि उनका खतना भी किया गया ताकि उनकी पहचान पर कभी कोई शक न कर सके। मतलब उनकी पिछली जिंदगी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। अब पूरी तैयारी के साथ नबी अहमद शाकिर का मिशन शुरू हो रहा था, पाकिस्तान में घुसपैठ करना और उसके सिस्टम के दिल में अपनी जगह बनाना। साल 1975 में सिर्फ 23 साल की उम्र में रविंद्र ने पाकिस्तान में कदम रखा। वहां उन्होंने पहले कराची यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली और फिर पाकिस्तानी फौज ज्वाइन कर ली। उनकी काबिलियत इतनी जबरदस्त थी कि वो तेजी से तरक्की करते गए और आखिरकार मेजर के पद तक जा पहुंचे। उनकी पोस्टिंग आर्मी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हुई थी, जो एक तरह से पूरी फौज का नर्व सेंटर था। फौज अपने टैंक्स कहाँ भेज रही है, नए बंकर कहाँ बन रहे हैं, यहां तक कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए पैसा कहाँ जा रहा है, सब कुछ उनकी नजरों के सामने से गुजरता था। 1969 से लेकर 1983 तक का जो दौर था, वो रविंद्र कौशिक के जासूसी करियर का गोल्डन पीरियड था। ये वो समय था जब उन्होंने भारत को ऐसी खबरें दी जो इतिहास का रुख बदल सकती थीं। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बेहद जरूरी जानकारी भारत भेजी। उनकी खुफिया जानकारी की वजह से भारतीय सेना को पाकिस्तानी हमलों की खबर पहले ही मिल जाती थी, और ये माना जाता है कि उनकी दी हुई जानकारी ने हजारों भारतीय सैनिकों की जान बचाई थी। उनकी रिपोर्ट्स इतनी सटीक और इतनी कीमती होती थीं कि उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुद उन्हें द ब्लैक टाइगर का खिताब दिया था। ये उनकी बहादुरी और कुर्बानी के लिए सबसे बड़ा सम्मान था। 8 साल तक सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चला, लेकिन फिर सिर्फ एक गलती हुई, और उस एक गलती ने इस महान जासूस की पूरी दुनिया को उलट-पुलट कर रख दिया। सितंबर 1983 में रॉ ने रविंद्र तक एक पैगाम पहुंचाने के लिए एक नए और अनुभवहीन एजेंट इनायत मसीह को पाकिस्तान भेजा। ये एक ऐसा फैसला था जिसके नतीजे बहुत भयानक होने वाले थे। इनायत जैसे ही पाकिस्तान पहुंचा, उसे पकड़ लिया गया। टॉर्चर के दौरान वो टूट गया और उसने सब कुछ उगल दिया कि मेजर नबी अहमद शाकिर असल में एक भारतीय जासूस है, रविंद्र कौशिक। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने एक पार्क में जाल बिछाया और जैसे ही रविंद्र इनायत से मिलने पहुंचे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और यहां से शुरू होता है रविंद्र कौशिक की जिंदगी का सबसे दर्दनाक और दिल दहला देने वाला सफर। एक ऐसा सफर जिसका अंत पाकिस्तानी जेलों की अंधेरी कोठरियों में होना था। गिरफ्तारी के बाद 2 साल तक उन पर ऐसे जुल्म हुए जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ISI ये जानना चाहती थी कि उन्होंने कौन सी जानकारी लीक की थी, लेकिन द ब्लैक टाइगर टूटा नहीं। उन्होंने अपने देश का एक भी राज दुश्मन को नहीं बताया। अपनी जिंदगी के अगले 18 साल उन्होंने पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में बिताए, एक ऐसी जिंदगी जीते हुए जो शायद मौत से भी ज्यादा तकलीफदेह थी। जासूसी के दुनिया का ये एक बहुत कड़वा सच है। जब कोई जासूस पकड़ा जाता है तो उसका अपना देश ही उसे पहचानने से मना कर देता है। भारत सरकार ने भी आधिकारिक तौर पर कह दिया कि वो रविंद्र कौशिक नाम के किसी भी इंसान को नहीं जानते। वो जेल से छुप छुपाकर अपने परिवार को खत लिखते थे।
एक खत में उनका दर्द साफ झलकता है जब उन्होंने लिखा, क्या भारत जैसे महान देश के लिए बलिदान देने वालों को यही मिलता है? एक और खत में उन्होंने लिखा कि अगर वो एक अमेरिकी होते तो उनका देश उन्हें बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर देता और वो 3 दिन में जेल से बाहर होते, लेकिन उनके लिए कोई डील नहीं की गई। 21 नवंबर 2001 को सिर्फ 49 साल की उम्र में टीबी और हार्ट फेलियर की वजह से मियांवाली जेल में उनकी मौत हो गई। उन्हें वहीं जेल के पीछे एक गुमनाम कब्र में दफना दिया गया। न कोई भारतीय झंडा था, न कोई आखिरी सलामी। उनकी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। पकड़े जाने के बाद क्या एक जासूस का कोई देश नहीं होता? क्या वो इंसान जो अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी पहचान एक राष्ट्र के लिए कुर्बान कर देता है, आखिर में उसी राष्ट्र द्वारा भुला दिया जाता है? चलिए आज बात कर ही अनकही और रोचक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।